वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेख। तो हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैटर का क्लासिफिकेशन इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब उसके फिजिकली जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर हम लोग उसके किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को हम लोग इसको व्यू करके माइक्रोस्कोपिक व्यू करके देखा है तो हमें उसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके जो एक एक पार्टिकल हैं बहुत ही एक सही तरीके से अरेंज होंगे पार्टिकुलर मैनर में, ओके। और इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होगा, लगभग नेग्लिजिबल स्पेस होगा इनके बीच में, ओके। लेकिन यही अगर लिक्विड के बारे में, लिक्विड को देखा जाए तो इसके पार्टिकल इरेगुलर तरीके से अरेंज होंगे, ओके। और इनके भी बीच में जो होगा स्पेस कम होगा, लेकिन सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर गैस में वही चीज़ देखा है तो ये तो पूरी तरह इरेगुलर होंगे और ये काफ़ी इनके बीच में डिस्टेंस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ओके। तो ये हमारा रहा इनका बनावट। तो ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि सॉलिड के बीच में जो होता है वो हमने पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जो इसको बहुत मजबूती तरीके से बांध के रखते हैं, ठीक है। और इसके पार्टिकल मूव भी बहुत कम करते हैं, बहुत ही इनके बीच में मूवमेंट जो होता है बहुत ही ना के बराबर होता है। लेकिन वहीं अगर लिक्विड के बीच में देखा है तो इसके पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े वीक फोर्स से बंधे होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो थोड़ा सा उससे कम होता है, तो जिसके वजह से इसके पार्टिकल इरेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं और इनके बीच में मोशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन वही अगर गैस में देखा जाए तो इसके पार्टिकल तो काफ़ी, मतलब इसमें फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगभग ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल फ्रीली इधर उधर हमारे क्या होते हैं, मूव करते हैं, ओके। तो अब अगर इसके हिसाब से हम लोग प्रॉपर्टीज का देखा जाए तो जो सॉलिड होता है इनके जो होता है इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम या हम लोग कहा जाए शेप, जो भी साइज, फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक। अब वही अगर लिक्विड में देखा जाए तो इसके पास हमारा क्या होता है, फिक्स्ड इसके पास हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन कोई इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। जैसे कि हमने पानी को देखा है, पानी को जिस कंटेनर में रख देंगे हमें वही शेप उसका हो जाएगा। गिलास में रखेंगे तो गिलास, बकेट में रखेंगे तो बकेट जैसा उसका शेप हो जाएगा। तो लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है। और सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। लेकिन गैस में देखा जाए तो गैस का तो ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो इसका ना तो शेप फिक्स्ड होगा और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा गैस है उसको रूम में छोड़ देंगे तो पूरा रूम बड़ा इतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और इसका कुछ शेप होगा, ये भी जिसमें रखा जाए उसी का शेप ले लेगा। तो ये हमारा रहा इसके शेप और वॉल्यूम के। अब हम लोग देखेंगे जो सॉलिड की डेंसिटी होती है, इसके पास हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, ओके। तो सॉलिड में हाई डेंसिटी होगी। हाई डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही नज़दीक होते हैं हमारे, जिसकी वजह से इसके पास हाई डेंसिटी होता है। और एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड का थोड़ा सा कम डेंसिटी होता है, लेकिन फिर भी ये मॉडरेट डेंसिटी इसकी होती है। ऐसा नहीं कि इसके बाद डेंसिटी नहीं होती, मॉडरेट डेंसिटी। लेकिन अगर वही हम लोग गैस में देखा जाए, गैस की तो डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम। इन तीनों से कंपेयर में सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, हमारी गैस की डेंसिटी कम होती है। समझ में आया? तो लो डेंसिटी। अब हम लोग डेंसिटी के बाद आते हैं। डेंसिटी के बाद अगर हम लोग देखा जाए कि
ये जो सॉलिड है वो अपने आप से फ्लो नहीं करते, लेकिन ये लिक्विड और गैस अपने आप से फ्लो कर सकते हैं। ये हमारा सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता अपने आप से, और लेकिन लिक्विड जो है कैन फ्लो इटसेल्फ, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि लिक्विड और गैस हमारे क्या हो सकते हैं, खुद से फ्लो कर सकते हैं। ठीक, तो अब चौथी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे इसकी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि सॉलिड हमारा कंप्रेस्ड नहीं हो सकता ज़्यादा, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। ये हमारा कैन नॉट बी मच कंप्रेस्ड, मतलब इसको फर्दर बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर लिक्विड को देखा जाए तो इसके कंपेयर में हम लोग कंप्रेस्ड कर सकते हैं, कैन बी कंप्रेस्ड। और गैस को देखा जाए तो ये तो इसको तो हम लोग आसानी से कम करते हैं, जैसे कि हम लोग हवा साइकिल में हवा जब भरते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली हम लोग उसमें पंप से एयर को कंप्रेस करके और ट्यूब में भरते हैं, तो गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो ये हमारा क्या रहा, चौथा प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग इतना समझ में आया ना कि इसके 4 प्रॉपर्टी हैं, जो सॉलिड के पास फिक्स शेप है, लिक्विड के पास फिक्स शेप है, लेकिन लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम है लेकिन फिक्स शेप नहीं है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि सॉलिड के पास हाई डेंसिटी है, इसके पास मॉडरेट डेंसिटी है, और इसके पास लो डेंसिटी है, इन दोनों से सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। और चौथी प्रॉपर्टी तीसरी है कि फ्लो नहीं कर सकता सॉलिड अपने आप से, लेकिन लिक्विड और गैस क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉलिड ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता, लेकिन लिक्विड क्या है कि कंप्रेस्ड इसको कर सकते हैं सम एक्सटेंट पे, थोड़े से, लेकिन गैस को क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, वाटर का लेते हैं, क्योंकि वाटर हमारा जो है इजीली तीनों फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। जैसे कि अगर हम लोग वाटर को लेते हैं, वाटर का जो आइस फॉर्म लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग सॉलिड मानते हैं, ठीक। अब ये लिक्विड फॉर्म में वाटर है और ये मान लीजिए गैस फॉर्म में वाटर है, ठीक है। एग्जाम्पल ये क्या है हमारा, वाटर का। यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे सारे हमारे जो प्रॉपर्टीज के पढ़े हैं वो समझ में आ जाएगा कि जो आइस होता है, अगर हम लोग आइस का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करें तो पहले तो ये क्या है कि इसके पार्टिकल जो है अच्छे से एक दूसरे से बाइंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, लेकिन जैसे हम लोग इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये क्या होगा, इसके बीच का जो फोर्स है वो टूट के इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, तो हमारे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका थोड़ा सा, ठीक है, तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब स्पेस बढ़ना शुरू होगा तो उसी की वजह से बस क्या होगा, हमारा शेप, इनका प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने लगेंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा क्या होगा, लिक्विड में आ गया। अगर और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके बीच में डिस्टेंस, इसके मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस और बढ़ेगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने यहाँ पे क्या किया, सॉलिड गैस में इसको बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, गैस हमारा जो वाटर सॉलिड फॉर्म में था वो किस में चेंज हो गया, गैस फॉर्म में। तो यहाँ से हमें, मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आया। तो आइए अब देखते हैं कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है वो किस पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है प्रेशर। मतलब जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हो किसी भी चीज़ का डिसाइडिंग कि ये सॉलिड में होगा, लिक्विड में या गैस में, तो उसको कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर। तो आइए अब देखते हैं कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है किसी भी मैटर पे। तो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक आइस क्यूब। तो आइस क्यूब को देखते हैं कि
आइस क्यूब को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर से आइस क्यूब से मतलब सॉलिड स्टेट से, ये सॉलिड है ना, तो ये क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होगा। ओके, तो इस प्रोसेस को, पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को मेल्टिंग। ओके, अब और डिटेल में देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, हीट देने पे आखिर ये सॉलिड आइस से लिक्विड में क्यों चेंज हुआ। क्योंकि जब हम लोग हीट करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट किया, पहले तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके पास बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होती है, अपने जगह पे मोशन में होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे स्मॉल अमाउंट में। लेकिन जैसे हमने इसे काइनेटिक एनर्जी दिया, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पाने के बाद जो होते हैं ये टूट जाते हैं, इनके मॉलिक्यूल, इनकी जो अरेंजमेंट होता है ये टूट जाता है, पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट होता है। तो इसका क्या होता है, शेप जो होता है, शेप चेंज होके वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यानी अब इसका शेप फिक्स नहीं रहा, वॉल्यूम तो फिक्स है हीट देने वाला, लेकिन इसका शेप अब क्या हुआ, शेप फिक्स नहीं रहा, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो इनके बीच में लगने वाला वो टूट गया है और इनके बीच में अब कोई फोर्स है लेकिन वो कम है। ओके, तो बात समझ में आई ना कि हीट करने के बाद जो मेनली क्या है, इसके अरेंजमेंट जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, इसे क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को मेल्टिंग। अब अगर हम इसको फर्दर और हीट करें तो क्या होगा कि अब इस मॉलिक्यूल के बीच में और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल के, और हम लोग जब इंक्रीज कर दिए तो क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में ऊपर निकल जाएंगे सब सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। तो लिक्विड जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ओके, अब अगर हम इस प्रोसेस को जस्ट रिवर्स करते हैं, यानी अब टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते हैं वाटर वेपर से, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करके लिक्विड में चेंज किया तो रिवर्स प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, तो कंडेंसेशन जब हमने वाटर वेपर का किया तो क्या हमें मिल जाएगा, फिर से लिक्विड, और लिक्विड को और जब अगर हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे लिक्विड का तो क्या फिर से हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस मेल्टिंग के रिवर्स प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग तो किया ही होगा हमने, फ्रीज में हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। सिंपली वाटर को हम लोग फ्रीज करके क्या करते हैं, आइस में चेंज कर देते हैं अपने यूज के हिसाब से। ओके, तो इतना समझ में आया। रीजन पर्टिकुलरली क्या है कि जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर रेंडमनेस बढ़ जाती है, वो उनका शेप जो होता है, शेप वो फिक्स नहीं रहा, इसलिए वो लिक्विड में चेंज हुआ, और हमने रेंडमनेस बढ़ा दिया तो शेप और साइज दोनों फिक्स नहीं रहता है। अब आइए प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो था मेल्टिंग। ओके, अब मेल्टिंग को देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन के साथ। द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहते हैं। ओके, यानी कि वो प्रोसेस जिनमें सॉलिड सब्सटेंस चेंज होते हैं लिक्विड में हीट करने के बाद, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मेल्टिंग या फ्यूजन। ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू लिक्विड, ओके, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, जैसे एग्जांपल में अगर मान लीजिए लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्या होगा, आइस जो होगा वो सॉलिड से हमारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट सिंपली वो टेम्परेचर है जो बताता है कि अगर उससे हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में वो मटेरियल चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट अब समझ में आया। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है
कि अगर ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो उसके बीच में जो हमारा है वो टेम्परेचर क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? अब ये रीजन आता है टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा। जब वो आइस से जब वो वाटर में चेंज हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा। लेकिन हाँ, वो होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग एक्स्ट्रा उसको 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम लोग और जो हीट देते हैं, वो हीट कहाँ जाता है, वो हीट इनके बीच में जो सॉलिड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली इंटर पार्टिकल जो फोर्स था, उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट हम लोग देते हैं वो यूज होता है। इसलिए इसका टेम्परेचर राइज ना करके टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट लिखने लायक है कि ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो अब हम लोग आते हैं इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन प्रोसेस को देखते हैं। अब मान लीजिए जब हमारे पास वाटर है, अब उसको थोड़ा और हीट देते हैं तो जो प्रोसेस होगा वो इवेपोरेशन होगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, यानी अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए हमारे पास वाटर है तो उससे जैसे हम लोग थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बॉयल करने से पहले ही। ओके, बॉइलिंग, जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या होता है वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस ना पहुंच के अगर हम जैसे वाटर को हीट करना शुरू करते हैं तो वो 40-50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आते ही वो धीरे धीरे बॉयल करना, यानी उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो निकलने लगते हैं अगर हमारा ये कंटेनर है तो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इवेपोरेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से भी कम पे शुरू हो जाता है। तो इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस है जो कोई ये नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, बॉइलिंग पॉइंट से वो बिलो ही शुरू हो जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि अब इवेपोरेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर जो है इवेपोरेशन डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर पे। हाँ, ऑब्वियसली जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ओके, ये रेट है। मान लीजिए रेट क्या होगा, इवेपोरेशन, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ओके, अब दूसरा क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कंटेनर है तो इसमें मेरे पास वाटर है, तो जैसे जैसे हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाएंगे हमारा बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे ही होगा जो वेपर में के फॉर्म में उड़ना शुरू करेगा। ओके, जो ऊपर निकलना शुरू करेगा वो सरफेस से ही। तो जैसे जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल निकलेंगे वहाँ से, वाटर से वेपर में। ओके, तो ये है सरफेस एरिया। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी। अब इससे क्या है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी सिंपली अगर समझा जाए तो वाटर एयर में जो प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल, उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। जितना ज़्यादा एयर ह्यूमिड होगा, मतलब जितना ज़्यादा एयर में वाटर मॉलिक्यूल होंगे उतना ही उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि अब वो फर्दर उसको नहीं होल्ड कर पाएंगे ना। और चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, चौथा पॉइंट है विंड। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो विंड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हवा तेज चली तो इसके वाटर मॉलिक्यूल को जल्दी जल्दी वो क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा। ओके, तो ये हमारे पास 4 फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को कंट्रोल करते हैं। पहला टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड और ह्यूमिडिटी। तो विंड जितना ज़्यादा ह्यूमिड होगा, ओके, हवा में जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करने की टेंडेंसी उतना ही कम होगा। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हुआ, ओके, तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हुआ तो हमारा जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन वो कम होगा। ओके, और सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारा ज़्यादा होगा। अब स्पीड ऑफ विंड अगर तेज हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी
तेज होगा। इसलिए तो ठंडियों के समय में हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को फैन के नीचे रखते हैं ताकि वो जल्दी से सूख जाए। क्यों? क्योंकि एयर बढ़ाने से, एयर का विंड का स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा।